जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न देखिएगा। शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न है, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित स्थानांतरित की जाती है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है? चंद्रमा पर जो होता है, चंद्रमा पर वस्तु का भार जो होता है, वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। 1/6 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रमा से जब पृथ्वी पर आएगा तो भार उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका 6 गुना होगा पृथ्वी पर हो जाएगा इसका 6 गुना। और यहाँ अगर 6 हो जाएगा तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 6 का 1/6, यानी कि यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर पृथ्वी पर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आंसर है, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, जी की इकाई। जी की इकाई क्या होता है? तो जी का इकाई क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? वस्तु का जो वजन होता है वह सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। और सबसे कम वजन कहाँ होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, सबसे कम वजन कहाँ पर होगा? सबसे कम वजन कहाँ पर होगा? तो विषुवत रेखा पर होगा। विषुवत रेखा पर। विषुवत विषुवत रेखा पर होगा। रेखा पर। और न्यू और शून्य कहाँ पर होगा? शून्य कहाँ पर होगा? तो केंद्र पर शून्य होगा। केंद्र पर शून्य होगा। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर होगा? तो ध्रुव पर होगा। और सबसे कम कहाँ होगा? तो विषुवत रेखा पर होगा। और शून्य कहाँ पर होगा? तो केंद्र पर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना स्थानांतरण अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा होता है। अनुवांशिक अनुवांशिक सूचना जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाता है? तो डीएनए के द्वारा जाता है। डीएनए के द्वारा। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर। उच्च तापमान को मापते हैं पायरोमीटर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, गतिमान प्रश्न है, गतिमान वस्तु में गतिमान वस्तु में गतिमान वस्तु में कौन सा ऊर्जा होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। जो वस्तु अगर गति में है तो गति के कारण जो ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और स्थिति के कारण स्थिति 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 या स्थिर स्थिर रहने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है? तो प्लेटिनम है। प्लेटिनम सबसे कठोर होता है। और सबसे भारी धातु कौन सा होता है? तो ऑस्मियम। ऑस्मियम 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 होता है सबसे भारी।
और सबसे हल्का कौन सकता है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? दूर की वस्तु जो देखते हैं उसमें किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बिट्टू जी, प्रियांशु, प्रियांशु जी, डीएनए का फुल फॉर्म आपके कमेंट में चला गया है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? दूरबीन भी कहते हैं, दूरबीन। बाइनोक्यूलर को दूरबीन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है बैरोमीटर का क्या उपयोग होता है? बैरोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापने में, वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने में करते हैं। अगला प्रश्न है, जल का आयतन सबसे कम होता है, जल का आयतन जो होता है सबसे कम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तापमान बताना है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा आंसर 4 डिग्री सेल्सियस। आयतन जो होता है सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और सबसे अधिक क्या होता है यहाँ पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक क्या होता है? तो इसका घनत्व होता है, घनत्व। घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का जड़त्व जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रथम नियम, प्रथम नियम। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अल्फांसो, अल्फांसो क्या है? अल्फांसो आम का एक प्रकार है। अल्फांसो क्या है? आम की एक प्रजाति है या प्रकार है, अल्फांसो। अगला प्रश्न है, गति के नियम की खोज किसने किया था? गति के नियम की खोज किसने किया था? तो गति के नियम की खोज न्यूटन ने किया था। और कितने गति का नियम दिए थे न्यूटन? तो 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। से क्या मिलता है हमें? तो बल की परिभाषा, बल की परिभाषा, बल, बल की परिभाषा, परिभाषा। और दूसरे नियम से क्या मिलता है? तो दूसरे नियम से मिलता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिलता है बल, बल का सूत्र मिलता है, बल का सूत्र, बल का सूत्र मिलता है दूसरे नियम से। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु। तो हम कमेंट करने के लिए बोले थे कि सबसे हल्की धातु धातु कौन सी है। आप लोग का कमेंट अभी तक आया नहीं है। गुड इवनिंग सर, घायल सायर जी, गुड इवनिंग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे हल्की धातु लिथियम, लिथियम। और सबसे भारी ऑस्मियम हो जाएगा, जो पहले बताएं अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में। ऑस्मियम, 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 ऑस्मियम। और सबसे कठोर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम, यानी कि पीटी, प्लेटिनम हो जाएगा सबसे कठोर। तो सबको रिपीट करते चलेंगे, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बस रिपीट करना है और याद हो जाएगा सब। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा अवयव, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? प्रश्वसन का कार्य करता है। तो यहाँ हो जाएगा पौधे का जो पत्ती है, पत्ती, वो प्रश्वसन का कार्य करता है, प्रश्वसन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में ऐठन मरोड़, छोटे बच्चों में ऐठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी होती है?
एथनोमोरोज जो होता है छोटे बच्चों में, किसके कमी के कारण? तो विटामिन के। और कौन से विटामिन की कमी के कारण? तो यहाँ हो जाएगा B6, विटामिन B6। लिथियम, संजू सिंह जी, लिथियम सही है। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, तो जवाब देने से क्या होता है कि याद हो जाता है। एक बार टाइप कीजिएगा मोबाइल में तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्ट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल शामिल है, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन सा प्रमुख संघटक शामिल होता है? तो इसमें होता है लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम। लाइम, सिलिका, एलुमिना, एलुमिना, लाइम, सिलिका, एलुमिना। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन सा प्रमुख संघटक है? तो लाइम, सिलिका, एलुमिना। अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन जो है वह स्रावित होता है कहाँ से? इंसुलिन, इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज से। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यूरिया है, यूरिया, यूरिया है, यूरिया है। और यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। लिख रहे हैं तो याद भी होगा ज्ञानशु जी। हाँ लिख रहे हैं, और एक बार आप लोग लिख के इधर अगर कमेंट कीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है? बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रह ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या होता है? ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमता है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह जो है वह सूर्य के परिक्रमा करता है, चारों ओर घूमता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है लेड भंडारित बैटरी। लेड भंडारित, लेड यानी कि सीसा, सीसा यानी कि पीबी, पीबी इसका रासायनिक प्रतीक क्या है? पीबी। लीड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित हो जाता है कौन से ऊर्जा में? प्रकाश संश्लेषण जब होता है पौधे में, तो प्रकाश ऊर्जा जो होता है वो रूपांतरित हो जाता है किस में? तो रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोण की इकाई, कोण की इकाई यानी कि मात्रक, कोण का इकाई यानी मात्रक क्या होता है? तो कोण की इकाई रेडियन होता है, कोण की इकाई रेडियन होता है। राजेश यादव जी, लिथियम सही है, लेकिन बहुत लेट से कमेंट किए हैं। रासायनिक ऊर्जा सही है, सुनीता जी सही है आपका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। संजू सिंह जी, CH4N2O यूरिया का सूत्र नहीं है यह।
यूरिया का सूत्र होता है NH2 यूरिया का क्या होता है रासायनिक सूत्र? NH2 अगला प्रश्न है, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है, द्रव में जो पृष्ठ तनाव होता है वह वह किस कारण से होता है? तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। यानी कि द्रव में जो पृष्ठ तनाव होता है कौन से बल के कारण होता है? तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। द्रव का जो अणु होता है उसके बीच कोहेसिव बल कार्य करता है, कोहेसिव बल कार्य करता है, इसके कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दो विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त प्राप्त किए थे कौन? मैडम क्यूरी को दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, अगला प्रश्न है, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? दाल जो है, दाल से हमें क्या मिलता है? दाल खाने से हमें क्या मिलता है? यह किसका अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पर देखेंगे प्रोटीन का दाल जो है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है। बिल्कुल होगा जितना। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, प्रश्न है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित किया जाता है? यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित किया जाता है? तो पित्त रस जो है वह निकलता है कहाँ से? यकृत से उत्सर्जित होता है और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है जमा। अगला प्रश्न है, प्रस्वेदन 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 शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। प्रस्वेदन क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। विक्की सिंह जी, जो जो बुक आपको दिख रहा होगा थंबनेल में वो सारा बुक हो जाएगा क्लियर एग्जाम से पहले। आप लोग बस ऐसे ही रिवीजन करते रहिए और टाइम से लाइव आके कमेंट भी कीजिए ताकि याद हो जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, अगला प्रश्न है, वाहनों के पीछे का दृश्य, वाहनों का पीछे, यहाँ पर ध्यान देना है पीछे और आगे। पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो जब भी पीछे कहे तो यहाँ हो जाएगा उत्तल दर्पण का, और आगे कहे, हेडलाइट में कहे तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, गैसीय अवस्था में पदार्थों का संपीड़ित करना, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में यानी कि गैस को जो संपीड़ित किया जाता है वो आसान है अन्य पदार्थों के अलावा। क्यों? तो इसका कारण यह है कि गैसों के अणु के बीच जो गैसों के अणु के बीच जो अंतराल होता है स्थान का, उसके मध्य जो आंतर स्थान होता है वो अधिक होता है। खाली स्थान जो होता है उसके अणुओं के बीच वो अधिक होता है द्रव में। द्रव द्रव की तुलना में गैस में अधिक होता है, गैस में सबसे अधिक होता है गैस में अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है गैस में, और उसके बाद होता है द्रव में द्रव में होता है, और उसके बाद होता है ठोस में। यानी कि ठोस में सबसे कम होता है अंतराण्विक स्थान, ठोस में सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? अम्ल कौन सा उपस्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। आप लोग भी ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2
CO। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगर सूत्र में अगर कुछ गलत होगा तो आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है सबसे ज्यादा? तो कार्बन डाइऑक्साइड 54% और मीथेन 30%। सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड 54% और मीथेन 30%। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है। फ्रीजर जो होता है ठंडा करने वाला, वह शीर्ष पर रखा जाता है, क्यों? वह इसलिए रखा जाता है कि संवहन धारा के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। संवहन धाराओं के द्वारा संवहन धाराओं के द्वारा अंदर का पूरा भाग जो है वह ठंडा रखा जा सके, इसलिए प्रशीतक के ऊपर ही लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक साधारण एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों? एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, गर्मी में सुस्त हो जाती है। साधारण साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए दोलन काल भी बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ने से दोलन काल भी बढ़ जाता है, इसीलिए गर्मी में शुष्क हो जाता है साधारण घड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न इसमें है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखेंगे, एक जूल एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है? एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10 के पावर 7। 10 के पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, बस देखने के लिए बोल रहे हैं और सुनने के लिए बोल रहे हैं, और ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न है और हम 2-3 बार बोल के रिपीट भी कराइए देते हैं। आप लोग बस सुनिएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण यानी कि ठंडा किया जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करके, यानी कि जीवाणु को निष्क्रिय करके, जीवाणु जो सक्रिय रहता है उसको निष्क्रिय करके, यानी प्रभावहीन करके। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कल भी ये प्रश्न आया था, हम इसका रासायनिक सूत्र भी बताए थे आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, ध्वनि तरंगे जो होती है वो कैसी तरंग होती है? तो आंशिक लंबत और आंशिक तिर्यक। ध्वनि तरंग आंशिक लंबत और आंशिक तिर्यक होती है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है? ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, स्थिर तापमान पर, यानी कि तापमान जो है वो स्थिर रहे और कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के
अनुपात में हो, यानी कि तापमान जब स्थिर रहे और कंडक्टर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरे के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में हो, तो इसको क्या कहते हैं? ओम का नियम। ओम का नियम, और ओम का नियम जो है वह किस पर आधारित है? D बराबर आई आर पर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस, कैमरा में जो लेंस का उपयोग करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं, वो कौन सा लेंस होता है कैमरा में? तो उत्तल लेंस होता है, कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक स्थिर होता है किस दिशा की ओर? तो उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए, लोलक की लंबाई अगर 4 गुनी कर दी जाए, तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आवर्तकाल यानी कि टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L बाई जी होता है, एल बाई जी होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, तो यहाँ अगर हम इसको 4 कर देंगे, 4, तो रूट के बाहर अगर आएगा, रूट के बाहर ये आएगा तो 2 हो जाएगा, तो टी टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय, समय कितना हो जाएगा? तो समय देखिए यहाँ 4 गुना किए हैं, तो समय क्या हो गया? 2 गुना हो गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तोलोत्तर, यानी कि उत्तोलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके, तो फोकस की दुगनी लंबाई पर रखेंगे, फोकस की दुगनी लंबाई पर रखेंगे। कुमारी माया जी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में कोई डाउट है? बोलिए। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, ऊंचाई पर यानी कि ऊंचाई पर जब जाते हैं हम, तो यानी कि सतह पर जो, यानी पृथ्वी पर जो खाना बनाते हैं, उससे उससे ज्यादा समय लग जाता है, ऊंचाई पर खाना बनाने में ज्यादा समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई जब बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, दाब घट जाता है, और दाब घटने के कारण क्वथनांक भी घट जाता है, और क्वथनांक घटने से क्या होता है? क्वथनांक घटने से क्या होता है? क्वथनांक जब कम हो जाता है, तो पानी जो होता है जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, पानी जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पित होके पानी उड़ जाता है, जिसके कारण खाना देर से बनता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी तारे की दूरी को किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या होती है? तो प्रकाश वर्ष, यानी कि तारा जो होता है, तारा तारा की अगर दूरी मापते हैं तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म की जाती है? यानी कि धातु जो होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन विधि द्वारा धातु गर्म होती है। अगला प्रश्न है, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, ये वाला प्रश्न भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोगों को याद हो गया होगा। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अपेक्षित घनत्व, घनत्व यानी कि हाइड्रोमीटर, हाइड्रो हाइड्रोमीटर। और अगर अपेक्षित अपेक्षित क्या होता है? अपेक्षित आर्द्रता, आर्द्रता को अगर मापना हो तो इसमें हाई ग्रो कर देंगे, ग्रो यानी कि ग्रो पर ही ध्यान देना है, हाई ग्रो। चलिए, आज मॉडल सेट नहीं है, मॉडल सेट के जगह पर ऊर्जा का उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण का एक छोटा सा देखेंगे वीडियो। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ले लीजिए। एक बार हम बोल देते हैं, उसके बाद एक बार देख लीजिएगा, खुद से याद हो जाएगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाइड्रोमीटर, लाइट ईयर, सही है।
चलिए आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या है, प्रमुख उपकरण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। यहाँ पर उपकरण का नाम है, उपकरण का यहाँ पर नाम दिया गया है नीचे, और यहाँ पर उपकरण का ऊर्जा का रूपांतरण है। तो देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला क्या है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब जो है, आप लोग जानते हैं कि जब बल्ब में अगर हम विद्युत देते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो बल्ब हमें क्या देता है, प्रकाश देता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब यानी कि विद्युत जब देते हैं तो हमें प्रकाश मिलता है, प्रकाश ऊर्जा मिलता है, प्रकाश ऊर्जा मिलता है, विद्युत से प्रकाश ऊर्जा मिलता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा लेकर और प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित करता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा हमें देती है। अगला प्रश्न हो जाएगा विद्युत हीटर। विद्युत हीटर, विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा अगर हम देते हैं तो हीटर क्या करता है, हीटर हमें उष्मा देता है, उष्मा। उसमें कोई प्रकाश नहीं निकलता, उष्मा देता है, उष्मा ऊर्जा। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि विद्युत ऊर्जा जो है उष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को, यानी कि लाउड स्पीकर में हम अगर विद्युत ऊर्जा देते हैं तो उस समय क्या मिलता है, ध्वनि मिलता है। ध्वनि यानी कि साउंड मिलता है, तो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, अगला है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, तो इसका नाम ही है विद्युत मोटर, यानी कि इसको विद्युत देंगे, विद्युत देंगे तो यह क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करेगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। अगला प्रश्न है डायनमो। डायनमो, डायनमो क्या करता है, डायनमो एक यंत्र है, डायनमो एक यंत्र है जिससे विद्युत निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यंत्र के द्वारा निकलता है विद्युत, इसलिए हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, डायनमो। अगला प्रश्न है मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करता है, मोमबत्ती क्या करता है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है मोमबत्ती में, आप लोग जानते हैं। तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है ऊर्जा को। अगला प्रश्न है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का क्या कार्य होता है, तो माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर सेल, सोलर सेल यानी कि सूर्य के प्रकाश जो सोलर सेल पर पड़ता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है वो रूपांतरित हो जाता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रदान किया जाता है, उसे सौर सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या, कौन सा ऊर्जा रूपांतरण करता है, तो विद्युत सेल जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इसका, सितार। सितार, सितार क्या है, आप लोग जानते हैं कि सितार एक वाद्य यंत्र है। सितार क्या है, वाद्य यंत्र है, इसका उपयोग संगीत में किया जाता है। तो सितार क्या कहता है, सितार वाद्य यंत्र है, के नाम में ही यंत्र है, तो हम कह सकते हैं कि यह यांत्रिक है, और यह यांत्रिक ऊर्जा देता है। और यांत्रिक ऊर्जा से क्या करता है, यह ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। हम लोग यांत्रिक ऊर्जा यानी सितार जो बजाते हैं वो एक यंत्र है, तो उससे क्या, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ध्वनि हम लोग सुनते हैं यंत्र के द्वारा, तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा ध्वनि ऊर्जा निकलता है। लास्ट प्रश्न था, अब आगे का क्लास